अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे और इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं और कोलिजन थ्योरी में हम उसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं, अफेक्टिव कोलिजन और इनअफेक्टिव कोलिजन्स, और उसी के साथ साथ हम उनकी कंडीशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास कोलिजन थ्योरी के लिए किन किन कंडीशन की ज़रूरत होती है। पहली कंडीशन तो ये थी कि कोलिजन का होना ज़रूरी है। दूसरी आपके पास रीज़न उसकी या कंडीशन ये थी कि ओरिएंटेशन का भी ठीक होना ज़रूरी होगा। और तीसरी हमारे पास उसके लिए मेन रीज़न ये थी कि अफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। और अफेक्टिव कोलिजन का मतलब हम यही लेते हैं कि उसके अंदर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो तब वही आपके पास जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास ये कोलिजन थ्योरी थी। आज हम इसी चैप्टर के फिफ्थ लेक्चर के अंदर ट्रांजिशन स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट किसको कहा जाता है और ट्रांजिशन स्टेट्स आपके पास जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक़ हमारे पास है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट का जो वर्ड आपके पास है ये ट्रांजिट से आपके पास निकला है और ट्रांजिट का मतलब होता है आर्जी स्टेट। ऐसी स्टेट आपके पास जो है रिएक्शन के दौरान एक ऐसी स्टेट जो कुछ टाइम के लिए आए और उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली ये है कि जब आपके पास रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो उसकी कोलिजन की वजह से आपके पास एक ऐसी स्टेट बनती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड ब्रेकिंग और आपके पास न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ टाइम हो रही होती हैं। उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं जो कि अनस्टेबल होती है। और अनस्टेबल जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम ये भी कहते हैं जो स्ट्रक्चर अनस्टेबल आपके पास होता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इस लिहाज से जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास है तो वो एक ऐसी स्टेट है जो कि अनस्टेबल हाई एनर्जी स्पीशीज होती है और कोलिजन्स के बाद उसमें आपके पास एक ट्रांजिट एग्जिस्टेंस आती है। उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट आपस में जब कोलाइड करेंगे तो उसकी कोलिजन से एक बीच में स्टेट बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी, शॉर्ट टाइम के लिए बनेगी, इसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होगी। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक स्टेट होगी जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑर्गेनिक के हवाले से रिएक्शन मौजूद है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं रिएक्शन के, एक रिएक्शन होते किस तरीके से हैं, तो वहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट को मेंशन हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हाइड्रोक्सिल आयन एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है वो मिथाइल ब्रोमाइड है। ये मिथाइल ब्रोमाइड जब हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करता है तो उस आपके पास प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में एक स्टेट आती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर एरो से भी शो हो रहा है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा, तब आपके पास यहाँ से ये ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड फॉर्म में अलग होकर प्रोडक्ट में चेंज होगा, यानी कि आयन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बीच में एक स्टेट है जिसमें अगर आप देखें ये डॉटेड लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एट अ टाइम हो रही है। हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ से ब्रोमीन अपना बॉन्ड अलग कर रहा है। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे आपके पास हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड कंप्लीट होता है तो ब्रोमाइड वहां से अलग भी हो चुका है। तो हमारे पास कार्बन जो है इस वक्त आपके पास 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर भी कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस कार्बन के साथ जो एटम इन्वॉल्व है वो 5 एटम्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक लूप जो इसका होता है जो आप केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो इसका पी लूप है उसकी एक साइड क्योंकि वो थी आपके पास फ्री थी, एम्प्टी थी, जिसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा है। रिपल्जन की वजह से उसके जो फिल आपके पास लूप्स था वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ से
अलग हो रहा है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है ये आपके पास हाई एनर्जी स्टेट आपके पास होती है और शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, फिर इसके बाद डायरेक्ट आपके पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो स्टेट होती है उस स्टेट को हम कौन सी स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट आपके पास हाई एनर्जी स्टेट होती है, अनस्टेबल होती है और ट्रांजिट एग्जिस्टेंस आपके पास इसकी होती है। ट्रांजिट मींस आपके पास आरजी एग्जिस्टेंट आपके पास होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, फिर ये फौरन आपके पास न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यही स्टेट जो हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब रिएक्टेंट एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद प्रोडक्ट बनने के मैक्सिमम चांसेस आपके पास होते हैं और जब तक ये स्टेट नहीं बनती तब तक आपके पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। जब ये स्टेट बन जाए तो फिर मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि ये आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाए और बाज़ दफ़ा इस स्टेट तक पहुंचने के बाद भी आपके पास थोड़ी सी अगर एनर्जी उसकी आपके पास कम होगी तो वो आपके पास रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स प्रोसेस में और फॉरवर्ड प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में ट्रांजिशन स्टेट सेम होगी, इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो प्रोवाइड किया आपके पास साइंटिस्ट ने तो वो एरिंग, एवंस एंड पोलैनी ने प्रोवाइड किया 1935 में। यानी कि इन दो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जो है ट्रांजिशन स्टेट के बारे में एक लिहाज से इंफॉर्मेशन दी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान भी एक स्टेट बनती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो एरिंग, एवंस एंड पोलैनी ने फर्स्ट टाइम जो है ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। इसी के साथ मैं पहले भी इसमें जिक्र कर चुका हूं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपके पास हाई एनर्जी स्टेट आपके पास होती है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल आप इसको हाइड्रोक्सिल आयन समझ लें एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैंने कहा था ये ऑर्गेनिक के हवाले से इसमें बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में भी मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म में हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो आपके पास जो ब्रोमीन है वो ब्रोमाइड की फॉर्म में अलग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी स्टेट आ चुकी है, तो आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो ए रिएक्टेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं उनकी एनर्जी कम है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, फिर प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम है। एक लिहाज से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बता रहा है, क्योंकि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है वो पहले ट्रांजिशन स्टेट में गया और फिर प्रोडक्ट में आपके पास आया है। तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो आपके पास जो है रिएक्टेंट से भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है। तो हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज इज अ हायर एनर्जी स्टेट देन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दोनों के मुकाबले में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हर सूरत हाल में ज़्यादा होगी। कोई भी रिएक्शन हो, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा। हाँ, ये दो अलग रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जिसमें एक में रिएक्टेंट की ज़्यादा एनर्जी होती है तो प्रोडक्ट की कम होती है, तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तो रिएक्टेंट कम। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी दोनों तरह के रिएक्शन में, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास हो, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा हमारे पास होगी। अब हम इसको रिलेट करते हैं आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। देखिए आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम इसकी कंडीशन भी पढ़ चुके हैं कोलिजन थ्योरी में कि उनका आपस में कोलिजन होना ज़रूरी है। रिएक्टेंट जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन सकते। और कोलिजन का मतलब ये है कि जब तक आपके पास रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट बनने का कोई भी चांस नहीं है। तो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, कोलाइड करेंगे तो तभी बनेगा। इसका मतलब है जब वो कोलिजन के लिए आ रहे होंगे तो उनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी वो कौन सी एनर्जी हमारे पास होगी, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है तो वो जब आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे यानी कि रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी लाजमन डिक्रीज होगी। तो हमें मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही तो इसका मतलब है कोई और एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होगी तो आपके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब आपके पास यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे टाइम स्पेंड करेंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की आपके पास जो चांसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस लिहाज से हम एक्टिवेशन एनर्जी को ट्रांजिशन स्टेट के साथ रिलेट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सिंपल हमारे पास है कि ऐसी एनर्जी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करती है तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट को कहते हैं। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। शुरू में जो रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ आमने सामने आ रहे हैं तो उस वक्त उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब वो कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाती है तो तब आपके पास एक लिहाज से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा। ज्यादा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तो तब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा तो फिर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। इससे एक चीज जहन में आपके पास आनी चाहिए, वो यही कि एक्टिवेशन एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है? पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है। काइनेटिक एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और आपके पास वो इंक्रीज होते होते अगर वो वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी तो तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना एक्टिवेशन एनर्जी के साथ है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हर एक आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, तमाम मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं हो सकती है। तो जब सबके लिए डिफरेंट आपके पास है तो जिसकी जितनी एक्टिवेशन आपके पास एक लिहाज से एनर्जी है, अगर वो कोलिजन के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसी वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास उस वक्त बन सकता है जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए या मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए, तो तब आपके पास बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हमारे पास अगर एनर्जी कम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की एक्टिवेशन का आपके पास एनर्जी से, तो फिर वो आपके पास रीबाउंस कर जाएंगे, यानी कि वो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो एक दूसरे के करीब आए थे मॉलिक्यूल वो वापस पीछे चले जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट अपनी हालत में वापस आ जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई भी चांसेस नहीं हमारे पास होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कोलाइड किया, एक दूसरे के साथ करीब आ चुके हैं, और करीब आने के बाद इनकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोलिजन हुई है, ये जो अलाइनमेंट हुई है, ओरिएंटेशन हुई है, इसमें आपके पास जो इस वक्त ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। इस वजह से ये प्रोडक्ट बना है। इस दौरान इस आपके पास स्टेटमेंट में, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी के या तो इक्वल है या ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बना है। इस केस में जिसको इनअफेक्टिव कोलिजन भी कहा गया है, यहाँ पर भी ये भी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स मतलब बना हुआ है, ज़रूरी नहीं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त है, वो एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपके पास इस साइड पर जो स्पीशीज बने हैं वो स्पीशीज आपके पास वही सेम रिएक्टेंट आपके पास है, यानी कि कोई न्यू प्रोडक्ट आपके पास नहीं बना। तो इस लिहाज से ये हमारे पास जो होगी, जो कोलिजन होगी जिसमें आपके पास न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है बॉन्ड की, इसमें जब न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिवर्स में चले गए, तो इस वजह से नहीं हुआ। तो हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, एक ए आपके पास है और एक बी आपके पास है। ये दो आपस में कोलाइड करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था, न्यू बॉन्ड बनना चाहिए था, ए और बी के दरमियान बनना चाहिए था। लेकिन इनअफेक्टिव कोलिजन में जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट नहीं आपके पास बना है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है और ट्रांजिशन स्टेट है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास है, अगर किसी भी सब्सटेंस की एक्टिवेशन एनर्जी उसकी आपके पास जो है एक मुकर्रर वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो तब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना ज़रूरी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होना ज़रूरी है, तो तब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास एक अनस्टेबल आपके पास स्टेट होती है और उसकी एनर्जी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से दोनों से ज़्यादा होती है, दोनों से ज़्यादा। तो 1935 में ये कॉन्सेप्ट आपके पास दिया गया था और ऑर्गेनिक में जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है, वहाँ पर हम इसको आपके पास ज़्यादा डिस्कस भी करते हैं। तो इस टॉपिक में अगर कोई चीज़ आपको ना समझी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं।